15 सितंबर 1992 की सुबह लंदन में थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की इस बड़ी पत्थर की इमारत के बाहर अगर आप खड़े होते तो आपको मजबूती की एक मिसाल नजर आती। 300 सालों से ये बैंक बर्तानिया के पैसों और कारोबार की हिफाजत कर रहा था। ये वो बुनियाद थी जिस पर बरतानवी हुकूमत खड़ी थी। इसने नेपोलियन और हिटलर के खिलाफ जंगों के लिए पैसा दिया था। इसने इस करेंसी को संभाला था जिसने कभी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। पाउंड स्टर्लिंग सिर्फ पैसा नहीं था, ये मुल्क की पहचान थी। ये बरतानिया की ताकत और फख्र की निशानी थी। लेकिन इस सुबह बैंक की इन मोटी दीवारों के अंदर खौफ फैल रहा था। बैंक चलाने वाले बड़े अफसरों को एक ऐसा राज मालूम था जो बाहर खड़े लोगों को नहीं पता था। उन्हें मालूम था कि बैंक पर हमला हो रहा है। उन पर किसी फौज नहीं किया था, उन पर जहाजों से बम नहीं गिराए गए थे। उन पर एक ऐसी ताकत ने हमला किया था जो नजर नहीं आती थी, लेकिन किसी भी फौज से ज्यादा ताकतवर थी। उन पर पैसों की मंडियों ने हमला किया था। खास तौर पर उनका शिकार एक शख्स कर रहा था जिसका नाम जॉर्ज सोरोस था। जॉर्ज सोरोस कोई फौजी या सियासतदान नहीं था। वो न्यूयॉर्क के एक दफ्तर में बैठा एक 62 साला मैनेजर था। वो टैंकों को हुक्म नहीं देता था, वो पैसों को हुक्म देता था। और 1992 के इस हफ्ते में उसने फैसला किया कि बरतानवी हुकूमत सिर्फ ऊपर से ताकतवर बन रही है। उसने फैसला किया कि बरतानवी पाउंड की कीमत एक झूठ है, और वो 10 अरब डॉलर्स की बाजी लगाने को तैयार था कि वो ये साबित कर सकता है। ये काले बुद्ध की कहानी है। ये तारीख की सबसे बड़ी पैसों की लूट की कहानी है। ये इस बारे में है कि कैसे एक अकेले ताजिर ने पूरे बरतानिया को बेबस कर दिया और उसे अपनी मुआशी आज़ादी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। ये उस दिन की कहानी है जब पुरानी दुनिया नए जमाने से टकराई और नया जमाना जीत गया। ये समझने के लिए कि एक मैनेजर ने क्यों सोचा कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को हरा सकता है, हमें 1980 की दहाई के आखिर में यूरोप के हालात देखने होंगे। पुरानी दुश्मनियां खत्म हो रही थीं। बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। हर तरफ उम्मीद थी। यूरोप के वो मुल्क जो सदियों से लड़ रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि जंग रोकने का एक ही रास्ता है कि वो अपने कारोबार और पैसों को एक दूसरे से जोड़ दें। उन्होंने एक निजाम बनाया जिसे तबादले की शरह का तरीक़ाकार या ERM कहा जाता था। इसका मकसद यूरोप में पैसों की कीमत को एक जैसा रखना था। ये यूरो की शुरुआत थी, वो करेंसी जो आज चल रही है। आइडिया सादा था, यूरोप की तमाम करेंसियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। फ्रांस, इटली, स्पेन और बर्तानिया के पैसे एक दूसरे से बंधे होंगे। वो एक साथ ऊपर नीचे जाएंगे जैसे एक ही रस्सी से बंधे हुए जहाज, और वो रस्सी जर्मन मार्क थी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी माशी ताकत थी। उसका बैंक अपने नज्म ज़ब्त के लिए मशहूर था। जर्मन महंगाई से नफरत करते थे क्योंकि पुराने जमाने में उन्हें रोटी खरीदने के लिए पैसों से भरी रेढ़ियां चाहिए होती थीं। इसलिए जर्मन बैंक हमेशा अपने पैसों को मजबूत रखता था। यूरोप के दूसरे मुल्क वही मजबूती चाहते थे। बरतानिया ने 1990 में वजीर आजम मार्गरेट थीचर के दौर में ये निज़ाम अपनाया। अगरचे वो राजी नहीं थीं, लेकिन उनके बाद आने वाले जॉन मेजर को इस पर पूरा यकीन था। उनका ख्याल था कि पाउंड को जर्मनी से जोड़ने से महंगाई खत्म हो जाएगी। बरतानवी हुकूमत ने एक रेट तय किया और वादा किया कि वो हर कीमत पर उसका दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाउंड कभी एक खास हद से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक पक्का वादा था। लेकिन इस निज़ाम में एक बुनियादी गलती थी जिसे जॉर्ज सोरोस ने पकड़ लिया। इस निज़ाम में यह मान लिया गया था कि जो जर्मनी के लिए बेहतर है वही बरतानिया के लिए भी बेहतर होगा। 1992 में ये बात गलत साबित हुई। जर्मनी को अपने दो हिस्सों को मिलाने के लिए अरबों खर्च करने थे। महंगाई रोकने के लिए जर्मन बैंक ने सूद की शरह बढ़ा दी। सूद बढ़ाने से मईशत ठंडी हो जाती है। जर्मनी के लिए यह सही था, लेकिन बरतानिया के लिए यह एक तबाही थी। बरतानिया तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वहां कारोबार बहुत सुस्त थे। लोग नौकरियां खो रहे थे, कारोबार बंद हो रहे थे। जब हालात ऐसे हों तो बैंक अक्सर सूद कम करता है ताकि लोग कर्जा लेकर काम शुरू करें।
बरतानिया को सूद कम करने की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्योंकि बरतानिया यूरोप के निजाम में कैद था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर बरतानिया सूद कम करता तो सरमायाकार अपना पैसा निकालकर जर्मनी ले जाते, जहां ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। इससे पाउंड की कीमत गिर जाती और उन्हें पाउंड गिराने की इजाजत नहीं थी। चुनाचे बरतानिया फंस गया था। यूरोप का हिस्सा रहने के लिए हुकूमत ने सूद ऊंचा रखा और अपने ही लोगों को तकलीफ दी ताकि पैसों का एक नकली रेट बरकरार रहे। बरतानिया की मईशत मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन सियासतदानों ने अपने हाथ बांध लिए थे। जॉर्ज सोरोस सामने आता है। सोरोस ने बचपन में मुश्किल हालात देखे थे और वो जानता था कि बड़े लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और बड़े निजाम कमजोर होते हैं। उसने एक नजरिया बनाया था कि मंडियां हमेशा सही नहीं होती, लोग गलतियां करते हैं और जब हकीकत और कहानी में फर्क ज्यादा हो जाए तो सब खत्म हो जाता है। 1992 में सोरोस ने देखा कि बरतानवी पाउंड की जो कहानी सुनाई जा रही है वो हकीकत से बहुत दूर है। हुकूमत कह रही थी कि पाउंड मजबूत है, लेकिन हकीकत में मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी। सोरोस ने अपने साथी स्टैनली ड्रैकन मिलर के साथ मिलकर तय किया कि ये हालात ज्यादा देर नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि बरतानिया इस आदमी की तरह है जिसने पानी में सांस रोक रखी है, वो कब तक ऐसा करेगा। आखिरकार उन्हें सूद कम करना ही होगा और तब पाउंड एकदम गिर जाएगा। ये एक ऐसी बाजी थी जिसमें नुकसान कम और फायदा बहुत ज्यादा था। सोरोस अकेला नहीं था, पूरी दुनिया के सरमायाकारों को खतरे की बू आने लगी थी। इटली की करेंसी पहले ही गिर चुकी थी। ये इशारा था कि अब बरतानिया की बारी है। शुरुआत 15 सितंबर को हुई, जब जर्मन बैंक के सदर ने एक इंटरव्यू में इशारा दिया कि शायद कुछ करेंसियों की कीमत बदलनी पड़े। इसने पाउंड का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए। इसका मतलब था कि जर्मनी अब बरतानिया को नहीं बचाएगा। न्यूयॉर्क में यह खबर मिलते ही सोरोस ने हमला शुरू किया। इसने फैसला किया कि वो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरी ताकत से हमला करेगा। इसने 10 अरब डॉलर का पाउंड बेचने का हुक्म दिया। इस रात उन्होंने दुनिया भर के बैंकों से पाउंड उधार लिए और उन्हें फौरन बेच दिया। इनका प्लान ये था कि जब कीमत गिरेगी तो वो सस्ते में खरीद कर उधार वापस कर देंगे और बाकी मुनाफा इनका होगा। 16 सितंबर की सुबह जब लंदन खुला तो हर तरफ पाउंड बेचा जा रहा था। बरतानवी वजीर खजाना नॉर्मन लेमंड को खबर मिली कि पाउंड गिर रहा है। उन्होंने अपने जखीरों से पाउंड खरीदना शुरू किए ताकि कीमत संभली रहे। बैंक ने अरबों खर्च किए, लेकिन सरमायाकार रुकने को तैयार नहीं थे। बैंक जितने पाउंड खरीदता, सोरोस और दूसरे इससे दुगने बेच देते। बैंक अपना पैसा पानी की तरह बहा रहा था, जो सीधा सोरोस की जेब में जा रहा था। सुबह 10 बजे तक साफ हो गया कि यह रास्ता काम नहीं कर रहा। हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया और सूद की शरह 10% से बढ़ाकर 12% कर दी। इन्हें उम्मीद थी कि इससे लोग पाउंड खरीदने लगेंगे, लेकिन सरमायाकारों ने इस पर यकीन नहीं किया। उन्हें मालूम था कि इतना ज्यादा सूद बरतानिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे उन्होंने और ज्यादा बेचना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में सोरोस मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि वो जीत गया है। डाउनिंग स्ट्रीट में वजीर आजम जॉन मेजर अपनी इज्जत खाक में मिलते देख रहे थे। मुल्क की दौलत बाहर जा रही थी, इनके पास पैसे खत्म हो रहे थे। दोपहर 2:15 पर उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया और सूद 15% कर दिया। ये एक ऐसी शरह थी जो मुल्क को तबाह कर सकती थी। ये एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन ये भी नाकाम रही। ताजिर जानते थे कि ये सिर्फ डराने की कोशिश है। शाम तक हुकूमत ने हार मान ली। फैसला हुआ कि बरतानिया यूरोप के निजाम से निकल जाएगा और पाउंड को गिरने दिया जाएगा। शाम 7:30 बजे वजीर ने ऐलान किया कि हम हार गए हैं। ये बरतानिया की तारीख की बहुत बड़ी जिल्लत थी। जॉर्ज सोरोस ने एक दिन में 1 अरब डॉलर से ज्यादा मुनाफा कमाया। उसने अकेले बैंक ऑफ इंग्लैंड को हरा दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी। ये इस बारे में थी कि अब ताकत हुकूमतों के पास नहीं, बल्कि सरमायाकारों के पास है। काले बुध के बाद बरतानिया की सियासत बदल गई,
लेकिन एक दिलचस्प बात यह हुई कि उसके बाद बरतानिया की मईशत बेहतर होने लगी। जब वो निजाम से बाहर निकले तो सूद कम हो गया और कारोबार चलने लगे। इस वजह से बरतानिया ने बाद में यूरो में शामिल न होने का फैसला किया। अगर सोरोस ये हमला न करता तो शायद बरतानिया यूरो अपना लेता और फिर ब्रेग्जिट कभी न होता। जॉर्ज सोरोस आज भी एक ऐसा नाम है जिस पर बहस होती है। कुछ लोग उसे ज़हीन मानते हैं और कुछ लोग उसे मुल्क दुश्मन। लेकिन जो भी हो, 16 सितंबर 1992 ने यह साबित कर दिया कि मंडियों की ताकत सबसे बड़ी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड आज भी वहां मौजूद है, लेकिन अब वो जानता है कि वो मार्केट से नहीं लड़ सकता। बरतानवी पाउंड उस दिन मरा नहीं, बल्कि उसे एक नई हकीकत मिल गई जो सरमायाकारों के हिसाब से चलती है। ये थी जॉर्ज सोरोस की वो कहानी जिसने दुनिया बदल दी।